मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। विविध भारती के इस खास प्रोग्राम के जरिए आज एक ऐसी कलाकार आपके मन की गलियों में आएंगी जिन्हें संगीत विरासत में मिला। तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, दिल अरमानों भरा लाए, हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा, अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा। अरमानों भरे दिल के साथ बचपन से ही इन्होंने गाना शुरू किया था। पिता सलील चौधरी और माता सबिता चौधरी के मार्गदर्शन से इन्होंने सुरों को साधना सीखा। पानी सारे गारे का सारे नीसा पा, पामा गामा पानी, पामा गमा पानी, पामा गामा पानी, पामा गमा पानी। बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा रियाज अंतरा चौधरी को आप जानते हैं आज किस मकाम तक ले आया है? तो मिलते हैं गायिका अंतरा चौधरी से। इनसे बातचीत कर रही हैं लता खूबचंदानी। अंतरा, तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस करें? अंतरा चौधरी की सलील चौधरी की बेटी? सलील चौधरी की बेटी। डैडी मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ हैं, दोस्त हैं, गुरु हैं। और आज जो भी मैं हूँ, मैं तो डेफिनेटली ये मानती हूँ कि मेरे पिताजी एवं मेरे माताजी के आशीर्वाद के लिए ही मैं आज अंतरा चौधरी हूँ। तो मैं ये कभी भी नहीं कह सकती हूँ कि मैं अंतरा सलील के बिना अंतरा हूँ। डेफिनेटली नॉट। क्या बात है। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। ये प्रोग्राम शुरू करें, संगीत की बातों में चले जाएं। उससे पहले हम पूछेंगे कि आप पहले बम्बई की गर्मियों को कैसे झेल रहे हैं? मर जा रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ज़्यादातर एक्चुअली मैं गर्मियों में घर पे ही रहती हूँ जब रिकॉर्डिंग नहीं रहती है, क्योंकि स्टूडियोज़ में तो मज़ा है क्योंकि एसी है। और घर में ज़्यादातर ये गर्मियों में घर पे रियाज़ करती हूँ या टीवी पे सिनेमा कुछ अच्छे इंग्लिश फिल्म्स हो तो देखती हूँ। तो ज़्यादातर घर पे ही बीत जाती है समर। मतलब गर्मियों के दुख को आप सुख में बदलने की कोशिश करते हैं। आप श्रोताओं को सुनाइए, ये कैसे कर सकते हैं? नहीं, कई बार क्या होता है, छुट्टियों पे, गर्मी की छुट्टियों पे हम हिल स्टेशन चले जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैं अमेरिका चली गई थी नायग्रा फॉल्स देखने। वहाँ तो बहुत ही अच्छा लगा। वो नायग्रा फॉल्स इज़ सच ए वंडरफुल। तो या दार्जिलिंग चली जाती हूँ, पर इस टाइम यहाँ काम है, इसीलिए ज़्यादातर घर पे ही बिता रही हूँ। तुम्हारी काफ़ी लाइफ कलकत्ता में बीती है। कलकत्ता की समर्स और बॉम्बे की समर्स में क्या डिफरेंस है? कलकत्ता की समर्स मुझे लगता है और भी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो बॉम्बे उससे बेटर है। और बॉम्बे की जो क्लाइमेट है वो मुझे ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि यहाँ समुद्र है, समुद्र के किनारे कुछ आराम मिलती है। तो वो कलकत्ता में नहीं है। तो कलकत्ता में समर के टाइम में एसी होना बहुत ज़रूरी है। आपने हिंदी खास सीखी गाने के लिए कि सिखाई गई आपको सिर्फ लिरिक्स पढ़ पढ़ के? नहीं, हिंदी एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी और हिंदी मेरी सेकंड लैंग्वेज थी। तो मुझे हिंदी नेचुरली सीखना पड़ा, क्योंकि मेरी जन्म एक्चुअली बॉम्बे में हुई।
फिर कॉलेज कलकत्ता में हुई। सो मुझे हिंदी तो एज अ नेचुरल कोर्स सीखना पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर घर पे बंगला बोलते हैं, बंगाली ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए उतना प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अभी गाने के लिए हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी उर्दू सीख रही हूँ जी, ताकि प्रोनाउंसिएशन और इम्प्रूव हो सके। आप बताइए, आपको कब ये पहचान हुई कि आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है? मैं जब छोटी थी तब से मैं गाना बहुत नेचुरली गाती थी, और ज़्यादातर लता मंगेशकर के जो गाने हैं और डैडी के कंपोज़ किए गए बंगाली गाने मैं बहुत गाती थी। तो एक टाइम आया जब मैं 6 साल की थी और बच्चों के लिए एक फ़िल्म हो रहा था तभी, मीनू कह के। तो मेरी मम्मी ने एक्चुअली डैडी को कहा कि बच्चों का फ़िल्म हो रहा है तो बच्चे से क्यों नहीं गवाया जाए। तो डैडी ने पहले कहा नहीं नहीं उसको नहीं होगा, लाइक शी विल नॉट बी एबल टू डू इट। बट मम्मी ने कहा ना एक बार सुन तो लो। तो डैडी ने कहा कि ठीक है कुछ सुनाओ। मुझे उतना याद नहीं है, बट बाबा ने कहा था कुछ सुनाओ, तो मैंने लता जी का एक बंगाली गाना झिलिक झिलिक झिनुक खोजे ये ऐसे ही गा दिया था। तो बाबा ने कहा हाँ मुझे लग रहा है इसको ये कर सकेगी। तो तब से शुरू हुई वो फिल्म जिसमें मेरे 3 गाने थे। एक सोलो था काली रे तू तो काली काली है। ओ काली रे तू तो काली काली है, गोरा सा एक भैया माँ अब लाने वाली है। ओ काली रे तू तो काली काली है, गोरा सा एक भैया माँ अब लाने वाली है। और एक डुएट था मन्ना दे के साथ, तेरी गलियों में हम आए, जो बहुत ही मशहूर हो गया था। तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, ओ तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, दिल ये अरमानों भरा लाए, हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा, अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा। तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, दिल ये अरमानों भरा लाए, हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा, अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा। तेरी गलियों में हम आए। और एक डुएट गाना था आशा जी के साथ, धीरे धीरे हौले से, एक लोरी थी। माँ आज मुझे ये गाना सिखाओ ना। पगली, इसमें क्या सीखना, साथ साथ गाओ, आ जाएगा। धीरे धीरे हौले से निंदिया रानी बोले रे, गाओ। धीरे धीरे हौले से निंदिया रानी बोले रे, तू सो जा, तू खो जा, सपनों में बचपन भोले से। धीरे धीरे हौले से निंदिया रानी बोले रे, तू सो जा, तू खो जा, सपनों में बचपन। तो तब गाना जब शुरू हुआ, फिर वो गाने पॉपुलर हो गए, और फिर धीरे धीरे मुझे भी लगा कि सिंगिंग इज़ वेरी नेचुरल टू मी, जैसे मेरे जीवन का एक अंश है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यही क्यों ना अपना करियर बनाया जाए। तो
तो इसीलिए अभी भी कोशिश कर रही हूँ अपने लिए एक स्थान करने के लिए म्यूज़िक के माहौल में। जब आपने मीनू में गाया तब आपकी उम्र शायद सिर्फ 6 बरस थी और उससे पहले डैडी ने कुछ ट्रेनिंग नहीं दी थी? नहीं, उससे पहले तो कोई ट्रेनिंग, वो एक्चुअली ट्रेनिंग मुझे लगता है ज़्यादातर आपके घर में जो माहौल होता है ना, एक म्यूज़िकल एनवायरनमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे घर में हर वक्त आइदर वेस्टर्न क्लासिकल या इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक या कुछ अच्छे गाने जैसे एस डी बर्मन के गाने या मदन मोहन के गाने बजते ही रहते थे, और फोक म्यूज़िक बाबा बहुत सुनते थे। तो वो सुन के एक अंदर डेवलप हो जाता है नेचुरली। तो वो आई थिंक इज़ डेफिनेटली एक आपका 40% ऑफ योर लर्निंग उसमें कवर हो जाता है। फिर आपको डेफिनेटली ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और मैं जब एक्चुअली 12-13 साल की थी तब डैडी ने मुझे क्लासिकल गुरु के पास भेजे। मैं श्रीकांत बाकरे जी के पास, जो आमिर खान साहब के शिष्य थे, उनके पास 3 साल मैंने सीखा। और कृष्णचंद्र बैनर्जी, उनसे 10 साल तालीम ली। अभी अजय पोहंकर के पास से सीख रही हूँ। इंडियन क्लासिकल के साइड बाय साइड मैं वेस्टर्न क्लासिकल में भी डैडी ने मुझे पियानो क्लास में भर्ती करा दिया। तो मैं पियानो भी सीखती रही और ग्रेड 7 तक मैंने ट्रिनिटी कॉलेज तक किया है। और बाबा चाहते थे कि अगर मैं बड़ी होकर कंपोज़र बनूं तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि दोनों डिसिप्लिन क्या है। और फिर डैडी कहते थे कि हर तरह के म्यूज़िक सुनो, कोई माइंड को नैरो मत करो। तो मैं बहुत सारे म्यूज़िक सुनती हूँ, एवं इवन वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक सुनती हूँ, जैज़ सुनती हूँ। तो आई थिंक ये सब सीखना और अभी जो म्यूज़िक मेरी करियर है, ये नेचुरल प्रोसेस में हुई। इनफैक्ट एक समय था जब मैं टीचर बनना चाहती थी, हिस्ट्री टीचर। मुझे सिखाने का बहुत शौक़ है, अभी भी है। कुछ साल बाद मैं एक म्यूज़िक स्कूल खोलूँगी जहाँ मैं बच्चों को सिखाऊंगी, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन करना चाहती हूँ जहाँ मेरे डैडी का सब पूरा म्यूज़िक कलेक्शन, सिर्फ म्यूज़िक नहीं, बाबा का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बाबा ने बहुत सारे कहानी लिखे हैं। जैसे कि आपको पता होगा 2 बीघा ज़मीन का कहानी डैडी का लिखा हुआ है। फिर परख का स्टोरी भी डैडी का था। तो ऐसे डैडी के बहुत सारे कहानियाँ हैं जो अभी भी लोगों को पता नहीं है। तो मैं ये सब इकट्ठा कर रही हूँ, और बाबा के जितने गाने हैं उनका नोटेशन तैयारी अभी शुरू हो गई है। सो ये सब एक जगह होना है, और ये आई थिंक इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सब नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है। अंतरा, आगे बढ़ने से पहले मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप वो गाना सुनाइए जो आपने डैडी को पहले गा के सुनाया था, लता जी का। अच्छा, तो बंगाली गाना ऐसे था। झिलिक झिलिक झिनुक खुঁজে পেলাম, ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম, তোমায় তা দিলাম, বললে তুমি মুক্ত, কোথায় মুক্ত আমার চাই, তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারে ফেলে দিলাম, ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম। ये लता जी का बहुत ही मीठा गाना था। बहुत सुंदर, आपने अपने डैडी की याद दिला दी। आप शायद जानती नहीं होंगे कि हम सब उनके कितने बड़े फैंस हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो म्यूज़िक कलेक्टर्स हैं, जो कहते हैं कि काश हम एक बार उनके पैर पड़ सकते, सिर्फ एक बार उन्हें देख सकते। इस किस्म के उनके फैंस हैं। और अगर एनालाइज करना पड़े तो मैं समझती हूँ कि अनिल बिस्वास और सलील चौधरी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। और आप लकी हो कि आप उनकी बेटी हो। आपका भाई संजय किस किस्म का म्यूज़िक देता है? संजय का स्टाइल थोड़ा अलग है, थोड़ा वेस्टर्न फील उसमें ज़्यादा है। और मैं लता जी ये भी कहना चाहती हूँ कि बाबा जब तक थे हमारे साथ, तब तक मैंने भी रियलाइज़ नहीं किया था कि डैडी ऐसे एक जीनियस हैं। हमने बाबा को ज़्यादातर पिताजी के हिसाब से ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि ही वॉज़ अ वेरी वेरी लविंग फादर। और अभी जब मैं सीरियसली स्टडी कर रही हूँ डैडी के म्यूज़िक और कलेक्ट कर रही हूँ सब गाने, मैंने भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कभी पहले सुने नहीं। जो 60s या अर्ली 50s के जो गाने हैं, कितना अमेजिंग कॉम्पोजिशंस है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मुझे भी लगता है अभी कि मैंने क्यों डैडी के पास और वक्त नहीं गुजारे, बाबा से और क्यों नहीं सीखा, मुझे ये अभी लगता है। क्योंकि मुझे लगता है डैडी
अपने से 50 इयर्स अहेड थे। सिर्फ हिंदी म्यूज़िक नहीं, डैडी ने बंगाली में अमेजिंग कॉम्पोजिशंस किए हैं। नॉट ओनली दैट, मलयालम सेक्शन में मलयालम पिक्चर्स भी डैडी ने बहुत सारे किए, उसमें गाने इतने अच्छे हैं। रिसेंटली मैं केरला गई थी, वहाँ मैंने 4 मलयालम गाने गाए। जब मैंने शुरू किया, सब लोग एकदम क्लैप करने लगे, जैसे ओरु मुखम मात्रम कन्निल ओरु स्वरम मात्रम कादिल ओरंगुवान करिन्नल्लो। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं समर स्पेशल। मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं पार्श्व गायिका अंतरा चौधरी। आपके डैडी के गानों में से एक फेवरेट चुनना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, पर हम श्रोताओं के लिए कुछ बजाना चाहते हैं, तो आप कौन सा बजाना चाहेंगे? डेफिनेटली ओ सजना बरखा बाहर आई। ओ सजना प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई निंदिया ना आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। श्रोताओं को शायद ये पता नहीं होगा कि अंतरा की माँ भी बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, सविता चौधरी, और मधुमती में जो इंटरल्यूड्स थे गानों के वो उन्हीं के गाए हुए थे। अंतरा, अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताइए। डैडी मेरे गुरु हैं, लेकिन मम्मी इज़ माय टीचर। सिर्फ म्यूज़िकली नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग मम्मी से शिक्षा पाई है कि पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। ओनली देन कैन यू बिकम अ गुड आर्टिस्ट। डैडी के पीछे भी अगर मम्मी नहीं रहती तो बहुत सारी चीज़ एक्चुअली वी वुडंट हैव गॉट। बाबा के जब भी कोई रिकॉर्डिंग होता था, मम्मी कलेक्ट करके रखती थी गाना,
और इसीलिए हम आज सुन पा रहे हैं उसको, जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक। मेरे पास जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मम्मी ने वो बहुत डेडिकेशन से कलेक्ट किया है, और इसीलिए हम लोग आज सुन के रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि बाबा ने क्या काम किया है। आई थिंक मम्मी इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर। सो मुझे लगता है कि मम्मी से बहुत सीखना है, और मम्मी ने बंगाली में बहुत सारे गाने गाए हैं और बहुत ही सब हिट गाने हैं, तो मैं वो सुनती हूँ और उससे ट्राई करती हूँ पिकअप करने के लिए। और आज भी मम्मी है मेरे साथ, और मम्मी इज़ माय सिक्योरिटी। खड़े खड़े रोज ही से दिल के हम मेले देख रहे हैं सजे हुए इन फुटपाथों के मेले। खड़े खड़े रोज ही से दिल के हम मेले देख रहे हैं सजे हुए इन फुटपाथों के मेले। यहाँ वहाँ की चहल पहल तो दिल अपना बहलाती, यहाँ वहाँ की चहल पहल तो दिल अपना बहलाती। हम है फुटपाथी, फुटपाथ हमारा साथी, यहीं से हमने देखा गया है कि सलील चौधरी के म्यूज़िक में उस वक्त और किसी के म्यूज़िक में ये नहीं था, द वेस्टर्न हार्मनी। कभी वो बात करते थे वेस्टर्न म्यूज़िक की, क्या कहते थे, उनका क्या रवैया था वेस्टर्न और इंडियन म्यूज़िक के ब्लेंड का, जो वो हमेशा अपने म्यूज़िक में लाते थे, और आपने कितना सीखा? बाबा ये कहते थे कि इंडियन मेलोडी, आपको इंडियन मेलोडी डेफिनेटली रखना है टू रीच द इंडियन मास, बट उसको अगर आप डेकोरेट करें वेस्टर्न हार्मनी से विद द डिफरेंट कॉर्ड्स, तो एक कलर अलग होती है, जो आई थिंक इज़ डैडीज़ टेक्निक। जब उनका रिलैक्सिंग पीरियड वेस्टर्न क्लासिकल से था और इंडियन क्लासिकल, वो फयाज़ खान साहब के बहुत भक्त थे, इवन अब्दुल करीम खान साहब। और बाबा बहुत स्टडी करते थे, उनका लेकिन कोई गुरु भी नहीं था, डैडी वो सेल्फ टॉट मैन। और उनका जो म्यूज़िक अलग लगता है क्योंकि बाबा का जो मेलोडी है वो आइदर इंडियन सेमी क्लासिकल बेस्ड हैं या फोक म्यूज़िक बेस्ड हैं। बाबा के बहुत सारे गाने बंगाली फोक या असमीज़, वो बिहू स्टाइल में बहुत गाने हैं, लेकिन बाबा ने उसका अरेंजमेंट, उसका जो पीछे म्यूज़िक है ना, वो ऐसे क्रिएट किए जैसे इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक, क्योंकि उसका कॉर्ड स्ट्रक्चर। और बाबा ये भी हमें बोलते थे कि जब आप गाने का म्यूज़िक करते हैं, अस्थाई आने के पहले जो प्रील्यूड होता है या अंतरा के पहले जो इंटरल्यूड होते हैं, उसको आप अलग मत सोचिए। जब आप गाना बनाएंगे तो म्यूज़िक शुड बी अ कंटिन्यूअस सॉन्ग। तो इसीलिए हम जब बाबा के गाने गाते हैं तो म्यूज़िक भी गाते हैं, क्योंकि म्यूज़िक इज़ पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग। जैसे कि आप ओ सजना अगर आप गाएंगे और दरा दी दरा रा तारा तारी तेरी री 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 ओ सजना, ये म्यूजिक अगर नहीं गाए ना तो वो नहीं कंप्लीट नहीं होती है। प्लस बाबा के जो हार्मनीज, बाबा जैसे वो जिंदगी कैसी है पहले में वो जो वॉइसिंग किए हैं ना, कोरल, ये एक अलग टेक्निक है जो बाबा ने सुन के सीखा है। और लेकिन मेलोडी क्योंकि इंडियन है, हमें सुनने में इतना अच्छा लगता है, हमें लगता है ये अपना म्यूज़िक है, लेकिन उसका जो डेकोरेशन है, अरेंजमेंट है, दैट इज़ वेस्टर्न। और बाबा तो कहते थे कि मैं शायद मोज़ार्ट हूँ रीबॉर्न। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे।
मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो सलील जी जब लता मंगेशकर को यूज करते थे तो लोग कहते थे कि उनके मुखड़े के बाद हर स्टैंजा अलग होता था, और किसी ने पूछा था कि आपका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि लता जी की आवाज़ इतनी फ्लेक्सिबल है कि मैं उसे एक्सप्लॉइट नहीं करूं तो मैं उसे यूज़ क्यों कर रहा हूं। पर लता जी ने उस पर जवाब दिया था कि मुझे उनके गाने बड़े मुश्किल लगते थे और मैं मन्ना डे से पूछती थी कि मुझे बचाओ कैसे गाऊं मैं। क्या ये सच है? नहीं, लता जी मैंने भी सुना है कि लता आंटी बहुत रिहर्सल करती थी लेकिन डैडी के गाने। इनफैक्ट सब सिंगर्स जब डैडी के रिकॉर्डिंग होते थे तो 2 दिन पहले घर पे आ जाते थे और आके पिकअप कर लेते थे गाना। ये सेट पे होके गाना पिकअप करके नहीं करते थे, डेफिनेटली उनको रिहर्सल चाहिए क्योंकि डैडी के गाने सुनने में शायद इजी लगे जैसे कि आहा रिमझिम के प्यारे प्यारे, लेकिन अब जब गाएंगे वो नोट्स एक्चुअली ये बहुत सिम्फोनिक स्टाइल में है, तो आपको वो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एंड मुझे ये कहना है कि लता आंटी भी रिहर्सल करती थी और डैडी डेफिनेटली कहते थे कि लता जी को जो भी देंगे लाइक शी विल डू जस्टिस टू द सॉन्ग, यू नो। तो इसलिए डैडी जब लता आंटी के लिए गाने बनाते थे तो ही वॉज एट हिज क्रिएटिव बेस्ट। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं पार्श्व गायिका अंतरा चौधरी। आई वुड से कुछ बंगाली गाने हैं जो मेरे मम्मी ने गाए हैं, यू नो। इवन mummy has done justice to the songs, like even if after Lata ji, if anybody has done, you know, justice to my father's songs in Bengali especially, I think it's my mother. There's one song, I don't know, because I've done it in Hindi in my album Madhur Smriti. उस एल्बम में मैंने 10 गाने ऐसे चुने हैं जो पहले हिंदी में कभी हुए नहीं लेकिन बंगाली में बहुत पॉपुलर हैं। जैसे कि मेरी मम्मी का एक गाना था बंगाली में, वो 3 पार्ट हारमोनी पे बेस्ड था, लेकिन गाना वो गाना ऐसा था, সুরেরও এই ঝড় 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 না ঝড় না হাই মরি হায় রে ঝড় না ঝরে রে ফুলেরও এই গুন 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 জন্দু জনায় যাই চলে যায় রে রহে না ঘরে রে
झरो ना झरे रे रहे ना घरे रे, झरो ना झरे रे रहे ना घरे रे। बहुत ही स्वीट एक गाना था जो मैंने हिंदी में अभी किए हैं। इट्स लाइक मस्ताना ये झर 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 ना जाए कहाँ जाए रे, पता ना चले रे। भंवरों की सुन गुन 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 जन क्यों खिल जाए कली हाय रे, पता ना चले रे। मस्ताना ये झर 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 ना जाए कहाँ जाए रे, पता ना चले रे। भंवरों की सुन गुन 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 जन क्यों खिल जाए कली हाय रे, पता ना चले रे। मस्ताना ये झर 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 ना जाए कहाँ जाए रे, पता ना चले रे। भंवरों की सुन गुन 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 जन क्यों खिल जाए कली हाय रे, पता ना चले रे। झरना झरे रे जरा ना डरे रे, न चुप रहे रे न कुछ कहे रे। चलते चलते शाम को जब ये सूरज घर जाए, क्यों धरती आज से हो लाल शर्माए। चलते चलते शाम को जब ये सूरज घर जाए, क्यों धरती आज से हो लाल शर्माए। चोरी चोरी लल्लार गोरी गोरी लल्लार, चोरी चोरी लल्लार गोरी गोरी लल्लार, तन पे गुलाल मले रे। मस्ताना ये झर 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 ना जाए कहाँ जाए रे, पता न चले रे। भंवरों की सुन गुन 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 जन क्यों खिल जाए कली हाय रे, पता न चले रे। झरना झरे रे जरा ना डरे रे, न चुप रहे रे न कुछ कहे रे। धीरे धीरे नील गगन पे बादल जब छाए, क्यों मन में मोर नाचे कोयल क्यों गाए। धीरे धीरे नील गगन पे बादल जब छाए, क्यों मन में मोर नाचे कोयल क्यों गाए। हर मन में लल्लार धड़कन में लल्लार, हर मन में लल्लार धड़कन में लल्लार, क्यों इतना प्यार घोले रे। मस्ताना ये झर 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 ना जाए कहाँ जाए रे, पता ना चले रे। भंवरों की सुन गुन 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 जन क्यों खिल जाए कली हाय रे, पता ना चले रे। मस्ताना ये झर 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 ना जाए कहाँ जाए रे, पता ना चले रे। भंवरों की सुन गुन 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 जन क्यों खिल जाए कली हाय रे, पता ना चले रे। झरना झरे रे जरा ना डरे रे, न चुप रहे रे न कुछ कहे रे। झरना झरे रे जरा ना डरे रे, न चुप रहे रे न कुछ कहे रे। झरना झरे रे। डैडी के बारे में कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जो श्रोताओं ने कभी नहीं सुना हो, जो उनके फैंस सुन के बहुत खुश होंगे। उनकी पर्सनल लाइफ का सुना है कि वो खाने के बहुत शौकीन थे, कुछ खास चीज़ें खाते थे जो घर वालों को बड़ा गुस्सा लगता था। बाबा को कुकिंग करने का बहुत शौक था और जब भी डैडी घर पे होते थे तो उनका फेवरेट डिश था मटन करी या चिकन बिरयानी। और उस दिन मम्मी कहती थी ओ गॉड आज तो पूरा किचन एकदम गंदा हो जाएगा और जितना तेल है घर पे सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेकिन अल्टीमेटली खाना बहुत ही टेस्टी होता था एंड वेरी रिच ऑल्सो। वो स्पेशल खाने जैसे कि फ़िश उनको बहुत पसंद था और आज हम एक्चुअली वो बहुत मिस करते हैं घर पे। आजकल हम ज़्यादातर वेजिटेरियन ही खाते हैं। और एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी हर रिकॉर्डिंग के बाद डैडी मुझे गोदी में लेते थे। एक टाइम आया जब मैं एक्चुअली ये हुआ था, मैंने बहुत सारे बंगाली में बच्चों के लिए गाने गाए हैं। वो मीनू के बाद मैंने बहुत सारे एवरी ईयर मैं बंगाली में गाने रिकॉर्ड करती थी पूजा के लिए। तो उस टाइम पे हर रिकॉर्डिंग के बाद बाबा मुझे गोदी में लेते थे तो एक टाइम आया जब मैं बड़ी हो गई
और लंबा हो गई, तो बाबा मुझे नहीं लेते थे और मुझे गुस्सा आता था कि डैडी आप मुझे क्यों गोदी पे नहीं ले रहे। तो डैडी कहते थे बाबा अभी तुम बड़ी हो गई हो, तो अभी आई कांट कैरी यू एनी मोर। एट द लेटर स्टेज मैं बाबा हैड बिकम, बाबा मेरे दोस्त के जैसे हो गए थे। हम बहुत सारे टाइम इवनिंग्स एक साथ बिताते थे, म्यूज़िक सुनते थे और ज़्यादातर बेथोवन के सिम्फनी सुनते थे और डैडी उसको एनालाइज करते थे और मुझे एक्सप्लेन करते थे कि ये क्यों इस नोट को अभी ऐसे चेंज किया है उन्होंने। तो ये सब, ये एनवायरनमेंट आज बहुत ही मिस करते हैं हम। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे दिनों मेरे नैनों में, टूट रहे हारे सपनों के महल, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर, इधर उधर ढूंढे नजर, वही है डगर। कहाँ गई शामें मत भरी, वो मेरे मेरे वो दिन गए किधर, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। अंतरा, आप बचपन से स्टेज शोज करती आई हैं, इतने सालों से करने के बाद आपको क्या फील होता है? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब मैं उतना डरती नहीं थी। स्टेज पे भी जब मेरा पहला परफॉर्मेंस था जब मैं 8 साल की थी और वो इंडोर स्टेडियम में कलकत्ता में हुआ था, लेकिन मुझे तब बहुत मज़ा आया था। अब मुझे डर लगता है, टेंशन होती है क्योंकि क्या मेरी आवाज़ ठीक से आएगी या ऑडियंस के साथ जो रैपो होता है, मुझे वो डर लगता है कि क्या मैं वो रैपो तैयार कर पाऊँगी। लेकिन एक बार वो हो जाए ना, एक बार मुझे लगा नहीं आज ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है, तो मैं कॉन्फिडेंटली गा सकती हूँ। मुझे तो लगता है आर्टिस्ट को सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, मुझे लगता है कि यहाँ मुझे और भी अच्छा गाना चाहिए था, ये नोट ठीक से क्यों नहीं लगा। ऐसे तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैं कोशिश करती हूँ कि इम्प्रूव करने के लिए, और जब भी मुझे लगता है कि नहीं यहाँ मेरी कमी है, मैं उसको रियाज़ करके और बेटर करने की कोशिश करती हूँ। आपने भाई संजय के साथ कुछ काम करने का सोचा है कभी?
हमने एक्चुअली बहुत सारे काम किए हैं। हम सीरियल्स में एक साथ काम किए हैं, जैसे कि आपने शायद सुना होगा, एक हॉस्पिटल कह के एक सीरियल आता था टीवी पे। वो वहाँ उसका जो टाइटल सॉन्ग था मैंने गाया था। और बैकग्राउंड म्यूज़िक में भी संजय के साथ मैंने एक साथ असिस्टेंट के काम किया उसके साथ। और संजय और मैं क्योंकि एक लाइन में हैं, हमारे बीच एक कंपटीशन भी है। लेकिन वो ज़्यादा म्यूज़िक कंपोज़र है और मैं लेकिन पहले एक सिंगर हूँ और कंपोज़र बाद में। कंपोजिंग मेरे लिए एक हॉबी है। जब मैं ऑफ टाइम मुझे मिलता है, रिकॉर्डिंग नहीं रहती है, तब मैं कीबोर्ड बजा के कुछ कंपोज करती हूँ। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं सिंगर बनूँ और उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि मैंने क्लासिकल सीखा है, मैं चर्चा करती हूँ और मैं क्या बोलूँ, मैं वेट कर रही हूँ एक अच्छे ब्रेक के लिए। यहाँ जैसे कि हर नए सिंगर स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि बंगाल में लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे बंगाली गाने गाए हैं। लेकिन हिंदी फील्ड में मैं अभी भी अपने लिए एक स्थान करने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे कि सब स्ट्रगल करते हैं न्यू कमर, मैं भी कर रही हूँ। मैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स को जाके मिलती हूँ, उनको मैं अपना डेमो कैसेट देती हूँ और कहती हूँ, आप अगर आपको पसंद आए आवाज़, आप प्लीज़ मुझे मौका दीजिए अच्छा काम करने के लिए। लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि मैं क्वालिटी काम करना चाहती हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे सब गाने गाना है, क्योंकि मेरे आवाज़ के हिसाब से मुझे गाना चाहिए। बेरी सावन मोहे सताए मन
भारती से इस समय आप सुन रहे हैं समर स्पेशल। मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं पार्श्व गायिका अंतरा चौधरी। अगर आपको क्लासिकल का ट्रेनिंग है तो मुझे लगता है आप हर गाने गा सकते हैं। जैसे आशा जी का जो वर्सेटैलिटी है, उनके जो गज़ल्स हैं, फिर पॉप सॉन्ग्स हैं, दैट वर्सेटैलिटी इज़ देयर बिकॉज उन्होंने क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सीखा है। तो मैं इन सबको मेरे गुरु मानती हूँ। लता जी, आशा जी, इनके जो क्वालिटी हैं, लेवल स्टैंडर्ड एक है। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं इमिटेट नहीं करूँगी आवाज़ में, अपने आवाज़ में, लेकिन टेक्निक मैं फॉलो करती हूँ। तो मेरी एम है एक अच्छे सिंगर बनना, एक अच्छे ऑलराउंड म्यूजिशियन बनना। और मैंने अभी जैसे कि आप मधुर स्मृति के बाद मैं मन के मंजीरे और एक एल्बम निकली है, वहाँ मेरा एक गाना है चलो चलो ख्वाब ख्वाब खेलें। तो वहाँ भी शांतनु मोइत्रा जिन्होंने कंपोज किया है, मैंने उसके साथ काम करके मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि नए नए लोगों के साथ काम करूँ। सिर्फ बाबा के गाने, ऐसा डैडी भी कभी नहीं चाहते थे। डैडी चाहते थे कि मैं हर किसी के साथ काम करूं, क्योंकि जितना आप लोगों के साथ काम करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस होगा और आप उतना डेवलप कर पाएंगे। तो मन के मंजीरे के बाद अभी मेरी जो दूसरी एल्बम टाइम्स से निकलेगी, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। और आपने शायद देखा होगा अभी हर्क्यूलिस सीरीज़ चल रहा है सोनी पे, जो कार्टून्स वो अंग्रेज़ी से हिंदी में करते हैं। मैं सब गानों का सुपरविज़न कर रही हूँ और मैं एक कैरेक्टर भी गा रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सिंगर्स को मैं गाना सिखाती हूँ और अंग्रेज़ी शब्द से हिंदी में ट्रांसलेट करने में मैं लिरिसिस्ट के साथ बैठती हूँ और वो फिट करती हूँ मीटर में, और फिर सिंगर्स को सिखाती हूँ। और ये बहुत पार्ट्स में गाने हैं हार्मोनाइज करके, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैं हर तरह की म्यूज़िकल एक्टिविटी में रहना चाहती हूँ। आपकी आवाज़ में रविंद्र संगीत की काफ़ी झलक है और सुन के ऐसे लगता है कि आप भजन बहुत अच्छे गाएंगी। आपने कभी वो सोचा है कि भजन का एल्बम निकाले? मैं तो भजन गाती हूँ, लेकिन सीरियसली उतना अभी तक सोचा नहीं है। अगर मौका मिले और अगर किसी का कंपनी ने मुझे अप्रोच किया है कि ऐसा एल्बम करना है, तो डेफिनेटली करूँगी। अब आप श्रोताओं के लिए एक और गाना चुनिए जो आप बजाना चाहेंगे। आपका फेवरेट हो, डैडी का हो और किसी का हो, कोई भी। बाग में कली खिली बगिया महकी पर हाय रे, अभी इधर भंवरा नहीं आया। राह में नजर बिछी बहकी बहकी और बेवजह घड़ी खड़ी ये दिल घबराया। हाय रे, क्यों न आया, क्यों न आया, क्यों न आया।
आपके डैडी किसको एडमायर करते थे? मन्ना दे एवं यसुदास जी का जो आवाज़ है ना, उनके जो डेप्थ है वो डैडी को बहुत पसंद था। और वो समझते थे कि अंकल के लिए गाने ज़्यादा हाई स्केल में नहीं करें, क्योंकि उनका जो बेस आवाज़ में जो मज़ा है वो डैडी रखना चाहते थे। इसीलिए उनके जो मलयालम गाने हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सुनने में लगते हैं। इवन आपने वो छोटी सी बात में जाने मन वो ज़्यादा हाई स्केल है नहीं। तो डैडी आई थिंक कंपोज करने के वक्त ये भी सोचते थे कि आर्टिस्ट का रेंज क्या है, यू नो। और ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आजकल क्या हो रहा है, सब ट्राई करते हैं कि लता जी के स्केल में गाने के लिए सब हाई स्केल, ये डैडी अग्री नहीं करते थे। हर आर्टिस्ट का एक अपना रेंज होता है, उसके अंदर अगर आप गाना कंपोज करें तो वो सुनने में सबसे अच्छा लगेगा। जैसे कि इवन मुकेश जी के जो गाने थे, डैडी के जो गाने हैं वो अलग लगते हैं सुनने में, क्योंकि जैसे मैंने तेरे लिए या कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गाने का जो स्टाइल है और ये आर्टिस्ट के हिसाब से गाना को तैयार करना, ये एक अलग बात है। और ये शायद डैडी का एक क्रिएटिविटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन। और आपने काफ़ी सीरियल्स के लिए कंपोज किया है, बताइए उनके बारे में। हाँ, मैंने डैडी के साथ कई सीरियल में असिस्टेंट का काम किया, जैसे कि कुरुक्षेत्र में एक टाइटल सॉन्ग था सुरेश वाडकर जी के साथ। फिर दरार में भी मैंने डैडी के साथ काम किया। और फिर संजय मेरे भाई के साथ मैंने हॉस्पिटल कह के एक सीरियल में काम किया। नया दौर सीरियल में म्यूज़िक दिया है, बैकग्राउंड म्यूज़िक। और बनेगी अपनी बात, उसमें कई एपिसोड मैंने म्यूज़िक कंपोज किए हैं। तो मैं करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम करते रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ आई और इतना टाइम हमारे साथ बिताया, हमें बड़ा मज़ा आया। खास करके आपने डैडी की यादें जो ताज़ा की, सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। जाते जाते आप कौन सा गाना सुनाएंगी उनका? जाते जाते मैं हेमंत मुखर्जी का एक गाना सुनाना चाहती हूँ, मेरी फेवरेट गाना है। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं।
ऐसे भी बातें होती हैं, ऐसे भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा। दोस्तों, गायिका अंतरा चौधरी ने काफी बातें की, अपने पिता की काफी यादें हमारे साथ बांटी, अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया। इनसे बातचीत कर रही थी लता खूबचंदानी। अब उन लोगों के नाम जिनके सम्मिलित प्रयासों से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ। टेक्निकल असिस्टेंस जेपी कदम और रीटा रेबेलो, पोस्ट प्रोडक्शन PKA नायर, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान, प्रेजेंटर राकेश जोशी और इस अंक की प्रोड्यूसर शीला मोदी। मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है, मुझे याद सब है जरा जरा।